हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पायरोजन टेस्ट के बारे में, जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली ड्रग टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए। तो बिना देर करे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट आर पायरोजन्स। पायरोजन मीन्स क्या होता है। देखो, पायरोजन क्या होते हैं? फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं। याद रखिएगा कि पायरो मीन्स क्या होता है? हीट या फीवर। ये मोस्टली बैक्टीरियल ओरिजिन के होते हैं, स्पेशली जो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एंडोटॉक्सिन में मिलते हैं। ठीक है, तो पायरोजन मीन्स क्या होता है? हीट या फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। और ये मेनली कहाँ पे मिलते हैं? जो हमारे बैक्टीरियल ओरिजिन होते हैं उसमें भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। अगर पायरोजन बॉडी में एंटर हो जाए, ये बॉडी टेम्परेचर क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है, क्योंकि हमने पायरो मीन क्या पढ़ा कि हीट या फीवर। तो अगर हमारी बॉडी में पायरोजन सब्सटेंस एंटर कर गया तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, यानी फीवर कॉज करेगा। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पायरोजन टेस्ट को डिटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि हमारे पायरोजन टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें पायरोजन टेस्ट करना जरूरी है। देखो, पायरोजन कंटामिनेशन अगर इंजेक्टेबल ड्रग में होता है तो पेशेंट को क्या हो सकता है? फीवर, चिल, शॉक या सर्वर कंडीशन, मतलब जो ऐसी घातक कंडीशन है, ऐसी जो हमारा पेशेंट है उसकी हो सकती है। इसीलिए हमारे जो ड्रग्स हैं उनकी पायरोजन टेस्टिंग करना जरूरी है। इसलिए एवरी पेरेंटल प्रोडक्ट को पायरोजन टेस्ट पास करना ही होता है, क्योंकि इससे क्या होगी? जो हमारे इंजेक्शन और आईवी फ्लूइड है उनकी सेफ्टी इंश्योर होगी, क्योंकि इस टेस्ट के बाद ये डायरेक्टली किसे इंजेक्ट की जाएंगी? पेशेंट को। तो पेशेंट को कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना हो उसके साथ, तो उसके लिए पायरोजन टेस्ट करना जरूरी होता है। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ पायरोजन टेस्ट कि हमारे कौन कौन से टाइप हैं। देखो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेनली 3 टाइप के टेस्ट यूज होते हैं। पहला है हमारा रैबिड पायरोजन टेस्ट, दूसरा है लाल टेस्ट जिसे हम लिमुलस एम्बियोसाइट लाइसेट टेस्ट भी कहते हैं, तीसरा है हमारा मोनोसाइट एक्टिवेशन टेस्ट जिसे हम शॉर्ट में मेट कहते हैं। ठीक है, आज के हम जो डिटेल में अपने वीडियो में समझेंगे वो रैबिड पायरोजन टेस्ट और लाल टेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले हम जो टेस्ट पढ़ेंगे वो है हमारा रैबिड पायरोजन टेस्ट। तो इस जो टेस्ट है हमारा रैबिड पायरोजन टेस्ट, तो उसका प्रिंसिपल क्या होता है? रैबिड पायरोजन टेस्ट का बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर टेस्ट सैंपल मींस इंजेक्शन या आईवी फ्लूइड में पायरोजन्स प्रेजेंट है तो वो रैबिट का बॉडी टेम्परेचर को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। याद रखिएगा, रैबिट पायरोजन टेस्ट रैबिट में किया जाता है, ये पता करने के लिए कि हमारे जो इंजेक्शन या आईवी फ्लूइड है, मींस जो हमारा टेस्ट सैंपल है उसमें पायरोजन प्रेजेंट है या नहीं है। और कैसे पता चलता है? कि जब अगर हमारे सब्सटेंस में पायरोजन प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा? रैबिट की बॉडी का टेम्परेचर को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो पायरोजन क्या है? फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है। रैबिट क्या है? पायरोजन के लिए सेंसिटिव होता है। टेम्परेचर का राइज डायरेक्टली पायरोजन कंटामिनेशन को इंडिकेट करता है। कि मीन्स क्या हुआ? क्योंकि पायरोजन मीन्स जो टेम्परेचर राइज करे या हीट राइज करे। अगर हमारे रैबिट का क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा, मीन्स हमारे जो सैंपल है, हमारा जो टेस्ट सैंपल है उसमें पायरोजन कंटामिनेशन है। इसलिए सैंपल इंजेक्ट करने के बाद रैबिट का बॉडी टेम्परेचर 3 आवर्स तक मेजर किया जाता है। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है रैबिट पायरोजन टेस्ट का। अब समझते हैं कि इस टेस्ट की प्रोसीजर कैसे है, कि कैसे ये टेस्ट किया जाता है। देखो, सबसे पहले इस टेस्ट में सिलेक्शन ऑफ रैबिट, हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक हेल्दी रैबिट सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया? एक हेल्दी
एडल्ट रैबिट सेलेक्ट किया। उसके बाद उसका बॉडी वेट और हेल्थ स्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि क्या है, अगर उसको पहले ही अनस्टेबल कंडीशन में उसका जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो हमारा जो टेस्ट का डिटेक्शन है कि वो पायरोजन प्रेजेंट है या नहीं है, वो एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि हम एक हेल्दी एडल्ट रैबिट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसका बॉडी वेट और हेल्थ स्टेबल होनी चाहिए। टेस्ट से 1 to 2 आवर्स पहले उन्हें एनवायरनमेंट के साथ एक्यूमुलेटाइज किया जाता है, मतलब उनको वातावरण के अनुकूल बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि क्या है कि अगर वो स्टेबल नहीं होंगे तो हमारा रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जिसे हम प्री कंडीशनिंग या बेसलाइन टेम्परेचर रिकॉर्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड बेसलाइन टेम्परेचर। इसमें क्या होता है कि जो रैबिट्स को है उसको रेस्टेनिंग बॉक्स में फिक्स किया जाता है। उसके बाद जो बेस लाइन इनिशियल टेम्परेचर है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका टेम्परेचर कितना है। पहले से ही बड़ा होगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, जो इनिशियल टेम्परेचर है, बेस लाइन टेम्परेचर कहिए या इनिशियल टेम्परेचर कहिए, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद 30 मिनट टू 30 मिनट्स के इंटरवल में 3 रीडिंग ली जाती है, मतलब हर आधे घंटे के बाद क्या है, रैबिट का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। बेसलाइन टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल रेंज में होगा तभी हमारा जो टेस्ट है हमें सही रिजल्ट देगा। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया, क्या, प्री कंडीशनिंग या बेसलाइन टेम्परेचर रिकॉर्डिंग। तीसरा हो गया हमारा इंजेक्ट टेस्ट सैंपल। देखो इसमें क्या होता है, जो हमारे इंजेक्शन या आईवी फ्लूइड है उसको एयर वेन और किसमें, मार्जिनल एयर वेन में इंजेक्ट किया जाता है। किसके, रैबिट के, क्योंकि पूरा टेस्ट हम रैबिट पे कर रहे हैं। जो हमारे डोज वॉल्यूम है टेस्ट सैंपल की, वो कितनी होनी चाहिए, अप्रॉक्स 10 ml पर केजी होना चाहिए एज पर फार्माकोपिया। ठीक है, समझ गए। हम क्या करते हैं, जो हमारा टेस्ट सैंपल है उसको, जो हमारा रैबिट है उसके मार्जिनल एयरवेन में इंजेक्ट करते हैं और हमारी डोज वॉल्यूम होनी चाहिए 10 ml पर केजी। इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप है मॉनिटर टेम्परेचर फॉर 3 आवर्स। देखो इसका क्या होता है, इसमें टेम्परेचर मॉनिटरिंग की जाती है हमारे फोर्थ स्टेप में। इसमें इंजेक्शन के बाद रैबिट्स का बॉडी टेम्परेचर एवरी 30 मिनट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि मैंने क्या कहा, हर आधे घंटे में हमें टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है। तो इस टोटल ऑब्जर्वेशन में कितना टाइम लगता है, हमारा 3 आवर्स। तो हमारा टेस्ट टोटल कितने घंटे का होता है, 3 घंटे का। इसके बाद हमारा जो फिफ्थ स्टेप है वह है इवोलेट टेम्परेचर राइज। देखो इसको हम इंटरप्रिटेशन या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हमें पता लगाना है कि हमने जो टेस्ट किया वो सही हुआ या नहीं हुआ। पर उसके लिए क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है कि टेस्ट कब पास होगा, ओनली इफ किसी भी रैबिट का टेम्परेचर राइज क्या हो, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि जो हमने 3 रैबिट लिए, कितने लिए, 3 रैबिट लिए, उनका टेम्परेचर, किसी एक का भी जो टेम्परेचर है वो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इक्वल मींस इक्वल होना चाहिए। 0.5 रीडिंग आ सकती है पर 0.5 से अबव नहीं होनी चाहिए। इस साइन का मतलब क्या है कि ये नीचे वाले का मतलब है कि इक्वल और ऊपर का क्या है, मोर देन, कि मतलब 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। या टोटल राइज इन ऑल 3 रैबिट, मतलब एक भी रैबिट में 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर तीनों रैबिट का हम टोटल काउंट करें तो 1.4, कितना, 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड टोटल, और अगर किसी एक की बात करें तो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है कि टेस्ट कब पास होगा, जब किसी रैबिट का टेम्परेचर राइज 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए और टोटल राइज इन ऑल 3 रैबिट्स 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टेस्ट फेल इफ, अब कब टेस्ट फेल होगा, कोई भी एक रैबिट में
0.6 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा टेम्परेचर राइज शो करता है। मैंने क्या कहा कि इक्वल तक चलेगा कि 0.5 रीडिंग ओके, पर अगर 0.5 से 0.6 हो गया मींस हमारा जो टेस्ट है वो फेल हो गया, या टोटल राइज क्या हो गया 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो गया, तब भी हमारा क्या है टेस्ट फेल हो गया। ऐसे केस में कंफर्मेटरी टेस्ट रिपीट किया जाता है। अब हमारा टेस्ट फेल हो गया तो हम रिपीट करेंगे कि हमने कोई गलती तो नहीं की टेम्परेचर चेक करने में, या जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारा रैबिट स्टेबल हुआ नहीं हुआ। तो इस केस में हम क्या करते हैं, कंफर्म करने के लिए टेस्ट को रिपीट करते हैं कि हमारे टेस्ट सैंपल में पायरोजन सब्सटेंस प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये क्या हो गई हमारी रैबिट पायरोजन टेस्ट की पूरी प्रोसीजर होगी कि इस टेस्ट को कैसे कैसे करते हैं। अब इस टेस्ट के हम एडवांटेज समझते हैं। तो रैपिड पायरोजन टेस्ट के मल्टीपल बेनिफिट हैं, क्या क्या है। पहला है डिटेक्ट ऑल टाइप ऑफ पायरोजन, मींस एंडोटॉक्सिन प्लस नॉन एंडोटॉक्सिन बोथ, मतलब ये एंडोटॉक्सिन और नॉन एंडोटॉक्सिन दोनों में ही पायरोजन को डिटेक्ट करता है, क्योंकि लाल टेस्ट क्या है हमारा सिर्फ एंडोटॉक्सिन डिटेक्ट करता है। दूसरा है बायोलॉजिकल रेलिवेंस। देखो बायोलॉजिकल रेलिवेंस क्या है कि रैबिट रिस्पॉन्स काफी हद तक ह्यूमन फीवर रिस्पॉन्स के सिमिलर होता है, क्योंकि हमें टेस्ट किसमें कर रहे हैं, एनिमल में, पर बाद में जो हमने अपनी ड्रग देनी है वो किसको देनी है, पेशेंट को देनी है, ह्यूमन को देनी है। तो बायोलॉजिकल रेलिवेंस भी है, तो ये भी क्या है हमारे पायरोजन टेस्ट का एडवांटेज है। तीसरा है यूजफुल फॉर मैनी प्रोडक्ट। बहुत सारे प्रोडक्ट को के टेस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, रैबिट पायरोजन टेस्ट यूज कर सकते हैं, तो ये भी एक इसका एडवांटेज है। फोर्थ है सिंपल एंड वेल स्टेब्लिश मेथड। ये मेथड क्या है, सिंपल है, स्टेब्लिश मेथड है, तो ये भी हमारा एक एडवांटेज है रैबिट पायरोजन टेस्ट का। इसके बाद डिसएडवांटेज या लिमिटेशन की बात करें तो इस टेस्ट की कुछ लिमिटेशन भी हैं। जैसा पहला क्या है, एनिमल यूज रिक्वायर्ड, क्योंकि इस टेस्ट को करने के लिए हमें रैबिट की रिक्वायरमेंट है, तो एथिकल कंसर्न, एनिमल पेन, स्ट्रेस, ये सब हो सकता है, तो ये एक लिमिटेशन है हमारे रैबिट पायरोजन टेस्ट की। दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है वो है टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि हमारा टोटल कितना टाइम लगता है, 3 आवर्स, मतलब मिनिमम आपको 3 घंटे मॉनिटरिंग में लगते हैं, प्लस प्रिपरेशन टाइम, पूरा हम प्रिपेयर कर रहे हैं, रैबिट को फिट कर रहे हैं, सब भी हमारा टाइम कैलकुलेट होता है। तो ये मेथड क्या है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, क्योंकि इसमें मिनिमम 3 आवर्स प्रिपेयरिंग के, सॉरी मॉनिटरिंग के, प्लस हमारा प्रिपरेशन टाइम। ठीक है। इसके बाद जो तीसरा डिसएडवांटेज है वो है सेंसिटिविटी लोअर देन लाल। अब क्या होता है कि इस टेस्ट में क्या होता है कि जो सेंसिटिविटी है वो लाल टेस्ट के कंपैरिजन क्या होती है, कम होती है। हमको जो, क्योंकि हमें ग्राम अगर नेगेटिव बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन की बात करें तो हमें जो सही रिजल्ट है वो लाल टेस्ट से मिलता है, क्योंकि हमारा रैबिट पायरोजन टेस्ट दोनों ही, जो अगर एंडोटॉक्सिन और नॉन एंडोटॉक्सिन दोनों को बताता तो सेंसिटिविटी क्या होती है, कम होती है, किस टेस्ट के कंपैरिजन, लाल टेस्ट के कंपैरिजन। चौथा है टेम्परेचर वेरिएशन इशू। देखो अब क्या है कि एनवायरनमेंट, स्ट्रेस, हैंडलिंग से रैबिट के टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो जो टेम्परेचर, क्योंकि टेस्ट का मेन ही पर्पस क्या है कि एक टेम्परेचर बढ़ेगा तभी हमें पता चलेगा कि हमारा टेस्ट सही है या गलत है। अगर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया तो टेम्परेचर फेल हो गया, या टोटल हमारा 1.4 से बढ़ा तो टेस्ट फेल हो गया। तो टेम्परेचर वेरिएशन भी इस टेस्ट का एक लिमिटेशन है, कि इस वजह से जो टेस्ट का रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं आ सकता। देखो उसके बाद का जो डिसएडवांटेज है वह है कॉस्टली एंड लेबर इंटेंसिव। अब क्या है कि इसमें जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, या हमारे जो भी एनिमल हाउसिंग, हैंडलर, मॉनिटरिंग इक्विपमेंट सब चाहिए हमको ये टेस्ट करने के लिए, तो ये कॉस्टली भी है, साथ में लेबर इंटेंसिव भी है। इसके बाद का डिसएडवांटेज है नॉट सुटेबल फॉर सम फॉर्मुलेशन। कुछ प्रोडक्ट के लिए ये टेस्ट क्या है, नहीं सुटेबल नहीं है। तो ये सब क्या है हमारे पायरोजन टेस्ट के डिसएडवांटेज या लिमिटेशन है। अब समझेंगे हम लाल टेस्ट के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूमुलस एम्ब्रोसाइड लाइसेट टेस्ट। क्योंकि ये टेस्ट किस पे किया जाता है, हॉर्स सू क्रैब पे, जो आपको ये दिख रहा है ना, ये है हमारा हॉर्स सू क्रैब, जिसका साइंटिफिक नेम है लिमुलस फॉलीफेमस। ठीक है, फॉलीफेमस नाम है इसका। इसकी
ब्लड सेल है उस पर ये टेस्ट किया जाता है। उसमें किसमें, जो ब्लड सेल के एम्ब्रियोसाइट हैं उस पर ये टेस्ट बेस्ड होता है। तो हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या है लाल टेस्ट का, कि हॉर्सशू क्रैब के ब्लड सेल्स एम्ब्रियोसाइट पर ये टेस्ट बेस्ड होता है। एम्ब्रियोसाइट एंडोटॉक्सिन के कांटेक्ट में आते ही क्या करता है, क्लॉट या जेल बनाता है। इस रिएक्शन को यूज करके हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है, एंडोटॉक्सिन बैक्टीरिया के बारे में बताता है, जबकि हमारा जो पायरोजन टेस्ट है वो नॉन और एंडोटॉक्सिन दोनों के बारे में बताता है। ठीक है, तो इस टेस्ट का समझ गए कि जो हमारा हम इसमें कौन सा एनिमल यूज कर रहे हैं, हॉर्सशू क्रैब, जिसका साइंटिफिक नेम है लिमुलस फॉलीफेमस, की ब्लड सेल्स पर बेस्ड होता है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, जब एंडोटॉक्सिन प्लस लाल रिएजेंट को मिक्स करेंगे तो या तो हमारा क्या होगा, क्लॉट फॉर्म होगा, या टर्बिडिटी होगी, या कलर चेंज होगा। मतलब इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी प्रोसेस यूज कर रहे हैं। तो क्या है, जितना ज्यादा हमारा एंडोटॉक्सिन होगा उतनी स्ट्रॉन्गर रिएक्शन होगी। मीन्स इस तरह से क्या है कि सैंपल का एंडोटॉक्सिन कंसंट्रेशन मेजर किया जाता है, कि हमारे सैंपल में कितना एंडोटॉक्सिन है। इसको हम कैसे मेजर कर रहे हैं, कि हम जब एंडोटॉक्सिन प्लस लाल रिएजेंट को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ गए कि हम क्या करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन को डिटेक्ट करते हैं लाल टेस्ट का यूज करके। अब समझते हैं हम कुछ मेथड जो हम लाल टेस्ट में यूज करते हैं। देखो, लाल टेस्ट की 3 ऑफिशियल फॉर्मेट होते हैं, सबका प्रिंसिपल तो सेम है। एंडोटॉक्सिन लाल रिएजेंट को एक्टिवेट करता है। एंडोटॉक्सिन का काम क्या है कि जो लाल रिएजेंट है उसको एक्टिवेट करना है, लेकिन मेजरमेंट मेथड अलग अलग होती है। ये जितनी भी हमारी जो मेथड हैं, ये तीनों क्या है, हमारी लाल टेस्ट मेथड है। इनमें क्या है, प्रिंसिपल सेम अप्लाई होगा, पर जो मेजरमेंट मेथड है वो अलग अलग होगी। अब समझते हैं ये किस तरीके से टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहला जो हमारा टेस्ट है वो क्या है, जेल क्लॉट मेथड, जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, एंडोटॉक्सिन अगर प्रेजेंट होगा तो क्या करेगा, एक फर्म जेल क्लॉट बनाएगा, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, जेल क्लॉट मेथड। तो प्रोसीजर क्या हुई कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेस्ट सैंपल प्लस लाल रिएजेंट मिक्स करेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा प्रिंसिपल सेम है। हमने क्या करना है, जो हमारा टेस्ट सैंपल है प्लस लाल रिएजेंट मिक्स करा, उस ट्यूब को हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट्स के लिए इंक्यूबेट करेंगे। कितनी देर के लिए हमने उसे गर्म करना है, 60 मिनट, मीन्स 1 घंटे के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसके बाद इंक्यूबेशन करने के बाद क्या है, उस ट्यूब को उल्टा इन्वर्ट कर देते हैं। इन्वर्ट कर देते हैं तो हम क्या है कि अगर जेल क्लॉट इंटेक हुआ, अगर हमारा जेल क्लॉट इंटेक हुआ तो क्या है, रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मींस एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट है। अगर हमारा जेल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि देखो हमने ट्यूब को उल्टा करे तभी तो पता चलेगा कि जेल फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। अगर जेल ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो नेगेटिव है, मींस हमारे सैंपल में एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो जेल क्लॉट मेथड है, इसमें क्या है, टेस्ट सैंपल प्लस लाल रिएजेंट को मिक्स करो, ट्यूब को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 60 मिनट्स के लिए इंक्यूबेट करो। उसके बाद उस इंक्यूबेशन के बाद हम ट्यूब को क्या कर दे रहे, उल्टा कर दे रहे, इन्वर्ट कर दे रहे हैं। अगर जेल क्लॉट फॉर्म हुआ तो पॉजिटिव, जेल ब्रेक हो गया तो नेगेटिव। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट मेथड होगी। दूसरी है टर्बिडिमेट्रिक मेथड। देखो इसमें क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है कि एंडोटॉक्सिन रिएक्शन के बाद टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस इंक्रीज होती है। मैंने क्या कहा, प्रिंसिपल सेम है, बस मेजरमेंट मेथड अलग अलग है। तो इसमें क्या करेंगे, लाल रिएजेंट प्लस सैंपल को मिक्स करते हैं। रिएक्शन के दौरान टर्बिडिटी को फोटोमीटर से कंटिन्यूअसली मेजर किया जाता है। टर्बिडिटी के लेवल के बेसिस पे एंडोटॉक्सिन कंसंट्रेशन कैलकुलेट होता है, कि हमारी कितना क्लाउडीनेस, कितनी टर्बिडिटी फॉर्म हो रही है, उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि एंडोटॉक्सिन का कंसंट्रेशन कितना होगा हमारे सैंपल में। इसके बाद तीसरी मेथड है हमारी
क्रोमोजेनिक मेथड। देखो इसके प्रिंसिपल में क्या है कि एंडोटॉक्सिन रिएक्शन के बाद कौन सा कलर फॉर्म होगा, येलो कलर डेवलप होता है। बस इतना याद रखना है। ये प्रिंसिपल सेम है, सैंपल और हमने अपने रिएजेंट को मिक्स करना है। बस क्या है कि जो हमारा रिजल्ट होगा, जैसे फर्स्ट में जेल क्लॉट मेथड में जेल क्लॉट फॉर्म होगा, दूसरे में टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस फॉर्म होगी, तीसरे में हमारा कलर, क्योंकि क्रोमो मीन्स क्या होता है कलर। तो अगर हमारा एंडोटॉक्सिन रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है, कलर फॉर्म हो रहा है, येलो कलर डेवलप हो रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं कि हम कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं इसमें, क्रोमोजेनिक मेथड। इसमें क्या करेंगे, सैंपल प्लस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट प्लस लार्ज एजेंट को मिक्स करते हैं। रिएक्शन से कलर की इंटेंसिटी डेवलप होती है। कलर इंटेंसिटी मेजर करके एंडोटॉक्सिन लेवल डिटरमाइन किया जाता है। कितना डार्क कलर आ रहा है वो इंटेंसिटी बताएगी कि हमारे सैंपल में कितना एंडोटॉक्सिन लेवल है। ठीक है, प्रिंसिपल सेम, सिर्फ मेजरमेंट की मेथड अलग अलग। इसके बाद समझते हैं हम एडवांटेज कि हमारे लाल टेस्ट के क्या क्या एडवांटेज है। पहला क्या है कि ये हाईली सेंसिटिव होती है। देखो हमारे जो पिकोग्राम मीन 10⁻⁻12 ग्राम जो होता है पिकोग्राम लेवल, उसमें एंडोटॉक्सिन डिटेक्ट कर सकते हैं। कितना कम लेवल है हमारा, उसके बाद भी हम क्या करें, एंडोटॉक्सिन को डिटेक्ट कर सकते हैं, जो क्या है मच मोर सेंसिटिव देन रैबिड पायरोजन टेस्ट। इसलिए हाईली सेंसिटिव है। हम अपने बहुत कम लेवल के सैंपल में भी क्या है एंडोटॉक्सिन को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। ये इसका फर्स्ट एडवांटेज है। दूसरा फास्ट रिजल्ट, क्योंकि हमारी जो पायरोजन टेस्ट है वो क्या होता है 3 आवर्स मिनिमम, प्लस उसमें जो प्रिपरेशन टाइम है उसके बाद वो कितना ज्यादा टाइम लेता है, जबकि इसमें रिजल्ट हमको विद इन 30 to 60 मिनट्स में मिल जाते हैं। क्योंकि हमने अगर अपने जो भी पहला टेस्ट जो था जेल क्लॉट में, उसमें हमको 1 आवर्स लगा। बाकी टेस्ट में तो क्या था कि हमने जब डाला कलर चेंज हुआ, कलर की इंटेंसिटी से रिजल्ट पता चल गया। तो अप्रोक्सीमेटली विद इन 30 to 60 मिनट में हमको अपना रिजल्ट मिल जाता है। तो ये इसका एडवांटेज है कि इसमें क्या होता है आपको फास्ट रिजल्ट मिलता है। तीसरा है नो एनिमल्स रिक्वायर्ड। इसमें आपको किसी एनिमल्स की रिक्वायर्ड नहीं है। जो हमें एनिमल्स हॉर्स क्रैब लिया है उसकी हम ब्लड सेल से इस टेस्ट को कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर जो हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं क्रैब ब्लड की टेस्ट में, उसके अलावा हम कोई एनिमल का यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एडवांटेज है कि किसी भी एनिमल का यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ब्लड सेल का यूज कर रहे हैं। इसके बाद सिंपल एंड रिलायबल। ये मेथड क्या होती है, सिंपल और रिलायबल होती है, इजी भी होती है। तो ये हमारा एडवांटेज है। इसके बाद ये क्या है, स्पेसिफिक टू एंडोटॉक्सिन। क्योंकि इसमें अगर हम पायरोजन टेस्ट की बात करें तो दोनों पे कर पा रहे हैं, तो रिजल्ट की सेंसिटिविटी क्या हो गई, कम हो गई। पर ये टेस्ट क्या है हमारा स्पेशली किसके लिए यूज हो रहा है, एंडोटॉक्सिन के लिए। तो ये स्पेसिफिक टू एंडोटॉक्सिन है, सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन ही डिटेक्ट कर पाता है। तो ये इसका एक एडवांटेज है। ठीक है, कि इससे हम एक्यूरेट रिजल्ट ले सकते हैं एंडोटॉक्सिन का या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन का। इसके बाद अप्रूव बाय फार्माकोपिया। जितने भी हमारे फार्माकोपिया, यूएसपी, ईपी, आईपी जितने भी हैं वो सब के थ्रू क्या ये अप्रूव्ड मेथड है। इसके बाद आइडियल फॉर रूटीन क्यूसी। क्यूसी मीन्स क्वालिटी कंट्रोल। जो भी हमारे आईवी फ्लूइड, इंजेक्शन, मेडिकल डिवाइस है, उन सब के लिए क्या होती है ये मेथड आइडियल है। तो ये इनके एडवांटेज हैं। अब समझते हैं डिसएडवांटेज या लिमिटेशन। देखो ये टेस्ट क्या है, स्पेसिफिक है एंडोटॉक्सिन के लिए। तो ये इसकी एक लिमिटेशन भी क्या है, लिमिटेशन है कि ये सिर्फ ओनली एंडोटॉक्सिन को डिटेक्ट करता है। क्योंकि हमारा रैबिड पायरोजन टेस्ट एंडोटॉक्सिन और नॉन एंडोटॉक्सिन पायरोजन दोनों को डिटेक्ट कर सकता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि ये क्या है सिर्फ एंडोटॉक्सिन को डिटेक्ट कर सकता है। दूसरा है इंटरफेरेंस इशू। देखो कुछ ड्रग क्या है, कुछ ड्रग प्रोडक्ट लार्ज रिएजेंट को एक्टिवेट या इनहिबिट कर सकते हैं। पॉसिबल है कि कुछ ड्रग की ऐसी सेंसिटिव हैं कि वो क्या कर रहे हैं, इनको जो लार्ज रिएजेंट यूज कर रहे हैं उसको एक्टिवेट या इनहिबिट कर सकते हैं। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। तीसरा है सोर्स डिपेंडेंसी। देखो हॉर्सशू क्रैब ब्लड सेल्स हम यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या है हमें हॉर्सशू क्रैब
आपका ब्लड रिक्वायर्ड होता है जो इकोलॉजिकल कंसर्न है। तो हम अपने पूरे तरीके से अपने टेस्ट पे किस पे डिपेंडेंट है, अपने सोर्स पे डिपेंडेंट है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। चौथा, फॉल्स पॉसिबल पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉसिबल, कि हमारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव फॉल्स आ सकता है। पॉसिबिलिटी है कब, अगर हमारे सैंपल में क्या क्या प्रेजेंट है, बीटा ग्लूकेन या क्लेटिंग एजेंट या बफर इंटरफेयरिंग विथ रिएक्शन। तो अगर ऐसा होगा हमारे सैंपल में तो हमें फॉल्स पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। इसके बाद है कि नॉट सुटेबल फॉर ऑल फॉर्मुलेशन, जितने भी फॉर्मुलेशन जितनी भी ड्रग्स हैं उनके लिए टेस्ट सुटेबल नहीं है, स्पेशली दोज विथ हाई प्रोटीन कंटेंट, जिनमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है उन फॉर्मुलेशन के लिए ये टेस्ट सुटेबल नहीं होता है। ठीक है, अब हमने अपने जो भी आज के टॉपिक में टेस्ट पढ़ने तो पढ़ लिए। अब ये ऑप्शनल, ये क्या है, हमारा जो तीसरा है वो है मोनोसाइट एक्टिवेशन टेस्ट, जिसे हम मैट कहते हैं। ये हम किस में यूज करते हैं, यूजेस ह्यूमन इम्यून सेल्स में। ये हमारी मॉडर्न इनविट्रो टेस्ट है। ये बोथ एंडोटॉक्सिन एंड नॉन एंडोटॉक्सिन पायरोजन को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये हम सिंपली समझ लेते हैं कि मोनोसाइट एक्टिवेशन टेस्ट क्या होता है। इसमें हम ह्यूमन इम्यून सेल्स में करते हैं। ये एंडोटॉक्सिन और नॉन एंडोटॉक्सिन पायरोजन दोनों के लिए अप्लीकेबल है, दोनों को डिटेक्ट कर सकता है। अब समझते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, देखो पायरोजन टेस्ट का मेन पर्पस क्या है, इंश्योर करना कि इंजेक्टेबल प्रोडक्ट में पेशेंट में फीवर, शॉक या एडवर्स रिएक्शन कॉज ना करे। तो इसके लिए जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर मटेरियल होते हैं, उनके लिए हमें टेस्ट करना जरूरी है कि हमें सही से इस टेस्ट को करना चाहिए। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो है पेरेंटल प्रोटेक्ट, मीन्स जो हमारे इंजेक्शन होते हैं, जितने भी आईवी, आईएम, एससी इंजेक्शन होते हैं, या हमारे एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, बायोलॉजिक्स, जितने भी हाई रिस्क प्रोडक्ट हैं जहाँ डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम कॉन्टेक्ट में होता है, वो सब क्या होने चाहिए, एंडोटॉक्सिन कंटामिनेशन फ्री होने चाहिए। क्योंकि ये प्रोडक्ट क्या है, जो पेरेंटल प्रोडक्ट है, जो इंजेक्शन है, वो डायरेक्ट हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं, तो इससे क्या है, पेशेंट में एडवर्स रिएक्शन हो सकती है। दूसरा है लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल, जिसे हम शॉर्ट में एलवीपी कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है, 100 ml से ज्यादा वॉल्यूम वाले सॉल्यूशन, क्या, क्योंकि हम लार्ज वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अगर हमारा सॉल्यूशन क्या है 100 ml से ज्यादा, फॉर एग्जांपल नॉर्मल सेलाइन, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, रिंजर लैक्टेट, आईवी फ्लूइड, तो ये सब क्या है जिनमें हम ज्यादा वॉल्यूम यूज कर रहे हैं अपने सॉल्यूशन का, ये क्या होता है, डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आता है। क्योंकि अगर किसी को भी अगर सलाइन चढ़ाया जा रहा है तो वो क्या है, सीधे सिरिंज से उसके ब्लड में डाला जाता है, तो ब्लड के कांटेक्ट में डायरेक्ट आएगा। तो क्या है, अगर पायरोजन लिमिट से हमारा सैंपल क्या है ज्यादा है, तो क्या है, पेशेंट में फीवर हो सकता है, शॉक हो सकता है, एडवर्स रिएक्शन हो सकती है। तो ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है। तीसरा है स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल, जिसे हम शॉर्ट में एसवीपी कहते हैं। देखो इसमें 100 ml से कम इंजेक्शन, मींस जिनका जो वॉल्यूम है वो 100 ml से कम हो, फॉर एग्जांपल वैक्सीन, इंसुलिन, हेपरिन, विटामिन, जिनका जो ml है, जो वॉल्यूम है वो 100 ml से कम है, तो क्या है, डायरेक्ट वैक्सीन हमें दी गई। तो ये भी क्या होने चाहिए, इनमें भी जो हमारा पायरोजन है प्रोडक्ट क्या हो, कंप्लीटली वो हो, फ्री हो, हमारा जो सैंपल है, प्रोडक्ट है, वो कंटामिनेट फ्री होना चाहिए, जिससे क्या हो कि हमारा जो सब्सटेंस है वो फीवर प्रोड्यूस ना करे, फीवर को बढ़ाए ना, उसे रोक दे। इस चक्कर के लिए क्या है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, देखो थोड़ा बहुत बुखार आना नॉर्मल है, पर अचानक से तेज से बुखार आना किसी भी ड्रग को लेके, तो वो क्या है, पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इसीलिए ये टेस्ट क्या है, जरूरी है पायरोजन टेस्ट करना, कि हमारे जो पेरेंटल प्रोडक्ट हैं, जो इंजेक्शन है, उनका अच्छे से पायरोजन टेस्ट हो। इसके बाद वाटर फॉर इंजेक्शन WFI, देखो WFI हम कहाँ यूज करते हैं, जो हमारे कोई भी ऐसे इंजेक्शन, जैसे हमारे जब ड्रग बनती है वो ड्राई फॉर्म में होती है, अब हमको क्या है उसे ब्लड में इंजेक्ट कराना है, तो उसके लिए किसकी फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में, तो उस ड्राई फॉर्म को हम क्या करते हैं, वाटर्स में फिल करते हैं। अब जो हमारा वाटर फॉर इंजेक्शन है,
ठीक है, ये पायरोजन फ्री होना मैंडेटरी है, मतलब ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे ब्लड स्ट्रीम में लगाया जाएगा, उस वाटर में पायरोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि पेशेंट में फीवर आ सकता है या और भी कोई रिएक्शन हो सकती है। तो ये मैंडेटरी है कि जो हमारा WFI है वो पायरोजन फ्री होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो WFI है वो हमारे इंजेक्शन प्रिपरेशन में, स्टराइल सॉल्यूशन में यूज होते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन जिन्हें स्टराइल करते हैं, या अभी मैंने बताया कि इंजेक्शन जब ड्राई फॉर्म में होता है तो उसमें WFI मिक्स करके हम इंजेक्शन प्रिपेयर करते हैं। तो इसीलिए जो वाटर फॉर इंजेक्शन है वो हमारा पायरोजन फ्री होना चाहिए। इसके बाद हेमोडायलिसिस फ्लूइड। देखो, जो हमारे डायलिसिस सॉल्यूशन होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड के क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी जितने भी ब्लड कांटेक्ट में आए, चाहे वो प्रोडक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आए ना आए, पर वो पायरोजन फ्री होना चाहिए, क्योंकि वो अगर बॉडी के अंदर जाएगा तो एडवर्स रिएक्शन हो सकती हैं। इसके बाद मेडिकल डिवाइसेस, जितने भी मेडिकल डिवाइसेस यूज करते हैं, चाहे वो सर्जिकल इम्प्लांट्स हो, नीडल्स हो, IV सेट हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट्स हो, ये जितने भी हम डिवाइस यूज करें ये सब भी क्या होने चाहिए, पायरोजन फ्री होने चाहिए। इसके बाद बायोलॉजिकल्स प्रोटेक्ट, जैसे वैक्सीन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ब्लड प्रोटेक्ट, हार्मोन्स, स्पेशली ग्रोथ हार्मोन, तो ये सब क्या होते हैं, बायोलॉजिकल आर हाईली सेंसिटिव टू कंटामिनेशन। तो ये जो हमारे जितने भी वैक्सीन है या हार्मोन्स है, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इनका पायरोजन टेस्ट इंश्योर प्योरिटी के साथ होना चाहिए, कि टेस्ट में कोई भी ये नहीं कि थोड़ा भी पॉइंट का भी फर्क हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो ये इनका जो रिएक्शन है वो ज्यादा हो सकती है। इसके बाद रेडियो फार्मास्यूटिकल, तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में भी हमें क्या है कि जो भी हम डायग्नोस्टिक इंजेक्शन यूज कर रहे हैं उसके लिए क्या है, ये टेस्ट करना जरूरी है, पायरोजन फ्री होने चाहिए। इसकी बात की एप्लीकेशन है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग कंपोनेंट। देखो, हम जो पैकेजिंग कंपोनेंट यूज करते हैं ना अपने फार्मास्यूटिकल्स में, चाहे वो रबर स्टॉपर हो, ग्लास वायल हो, सिरिंज हो, ट्यूबिक सिस्टम हो, जितने भी हम पैकेजिंग कंपोनेंट है, ये सब भी पायरोजन टेस्ट पास हो जाना चाहिए, क्योंकि क्या है, हमारा जो रबर स्टॉपर यूज कर रहे हैं अपनी वाइल में, वो अगर कंटामिनेट फ्री नहीं होगी, उसमें पायरोजन टेस्ट पास नहीं किया होगा, तो क्या है, तब भी तो हमारी ड्रग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ये जितने भी पैकेजिंग कंपोनेंट होते हैं इनका भी पायरोजन टेस्ट करना जरूरी है। इसके बाद की एप्लीकेशन है टिश्यू एंड सेल कल्चर मटेरियल्स, जैसे कल्चर मीडिया, बफर्स, रिएजन, जो भी हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, क्योंकि एंडोटॉक्सिन कंटामिनेशन क्या करता है, सेल ग्रोथ और इम्यून रिस्पॉन्स को अफेक्ट करता है। तो जो भी हम टिश्यूज या सेल कल्चर मटेरियल यूज कर रहे हैं, ये सभी क्या होने चाहिए, पायरोजन फ्री होने चाहिए, उनमें एंडोटॉक्सिन कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे सेल की ग्रोथ को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। इसके बाद एनिमल एंड ह्यूमन इम्प्लांटेबल प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे प्रोस्थेटिक, हार्ट वॉल, प्रून ग्राफ्ट, तो ये सब भी हम जब यूज करते हैं, इम्प्लांट करते हैं ना ह्यूमन बॉडी में, तो अगर हमने हार्ट वॉल इम्प्लांट किया और वो क्या है, उसमें वो पायरोजन फ्री नहीं हुआ, तो सोचिए वो हार्ट तो हमारे बॉडी के अंदर चले गया, उसके बाद हमारी बॉडी में क्या होगी, कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम होते रहेंगी। तो इसीलिए जितने भी हमारा प्रोडक्ट है उनमें इन्फ्लेमेशन को अवॉइड करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, पायरोजन फ्री करना चाहिए, ये मस्ट है, जरूरी है। तो ये सारी एप्लीकेशन है हमारे पायरोजन टेस्ट की। तो अगर हम अब हमने पूरा समझ लिया कि हमारा टेस्ट क्या है, कंक्लूजन की बात करें तो हमें पता चल गया कि पायरोजन क्या होता है, इंश्योर करता है सेफ्टी और स्टेरिलिटी के लिए, जितने भी हमारे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं फार्मास्यूटिकल में, उन सब के लिए ये एसेंशियल है, जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे कोई भी, चाहे वो पैकेजिंग मटेरियल हो या हमारी ड्रग हो या हमारी कोई भी ऐसा सैंपल जो हम क्या कर रहे हैं, अपने कल्चर में यूज कर रहे हैं, अपने मीडिया में यूज कर रहे हैं, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है जो हमारे फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल में यूज हो रहा है, उसका पायरोजन टेस्ट इंश्योर करना जरूरी है, और वो भी सही करना जरूरी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।